कार्लाइस ने थोड़ा कठोर शब्द में कहा। सच कह रहे हो? कौन जाने क्या सच है। मेरे नजर में तुम भगवान के नाम के पीछे छिपकर झूठ बोल रहे हो और छुप रहे हो। गैब्रियल अब गुस्से में चिल्ला पड़ा। भगवान के नाम के पीछे छुपकर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? कार्लाइस ने बेखौफ नजर से जवाब दिया। और मुझे क्या? तुम बिना अपनी जगह जाने कैसे बोल सकते हो? तुम एक प्रिंस से ऐसे कैसे बोलने की हिम्मत करते हो? कार्लाइस की टीम तुरंत बीच में आ गई ताकि चीजें शांत हो सके। कृपया योर हाइनेस शांत हो जाइए। हम उसकी बुराई को सबके सामने लाने के बाद ही सही तरीके से निपटा लेंगे। बाद में बैट्रिशिया के कमरे में गैब्रियल एम्प्रेस के सामने खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा था। माफ कीजिए योर मैजेस्टी, मैंने सोचा था इनसाइडर से काम की जानकारी मिलेगी, लेकिन मैं बेवकूफ़ी से काउंटेस परवेज पर भरोसा कर बैठा। हालांकि अब हमें पता चल गया है कि कार्लाइस बगावत की प्लानिंग कर रहा है, और अगर हम कानून बदलकर सेक्रेट स्क्रिप्चर्स के हिसाब से अकाउंट कर दें तो बहुत सारे नोबल्स इसमें शामिल हो जाएंगे। हम रॉयल डिक्री का इस्तेमाल करके इस विरोध को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। बैट्रिशिया ने एक लम्हा सांस ली। नोबल फैमिलीज खामोश नहीं रहेगी। हम सीधे इंपेरियल सोल्जर्स क्यों नहीं भेज देते? गैब्रियल कहने लगा। सिर्फ रॉयल नाइट्स को आदेश देना काफी नहीं होगा। किसी रॉयल फैमिली के मेंबर्स के खिलाफ एक्शन लेना ज्यादा असर डालेगा। उनके पास वो ब्लेसिंग्स है जो लॉर्ड अगस्टस के साथ लड़ाई के बाद उन्हें मिली थी। बैट्रिशिया थोड़ी थक कर बोली, ब्लेसिंग्स? कौन सी बकवास है अब ये? वैसे भी क्या तुम अभी भी कार्लाइस की लोकेशन मॉनिटर कर रहे हो? मुझे कोई नई अपडेट नहीं मिली है। योर मैजेस्टी, जैसे ही कुछ मिलेगा मैं रिपोर्ट कर दूंगा, गैब्रियल ने जवाब दिया। बैट्रिशिया ने उसे जाने को कहा और खुद सोचने लगी, वो चालाक आदमी कहाँ छुपा हुआ है। इसी बीच कार्लाइस के कमरे में वो एक जरूरी मेहमान का इंतजार कर रहा था। तभी सिसिलिया अंदर आई, दो मेहमानों को लेकर। उसने कहा, मैंने सब कुछ ला लिया है योर हाइनेस, जो आपने मंगाया था। कार्लाइस की दो स्टेप सिस्टर जोसेफाइन और चार्ली सामने खड़ी थी। लंबी उम्र रहे आपकी भाई, जोसेफाइन ने कहा। चार्ली बोली, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। कार्लाइस ने मुट्ठी बंद कर छुपी हुई मुस्कान दी। चलो बैठो, तुम दोनों ने अच्छा काम किया। एम्प्रेस की निगाह से बच के रहना मुश्किल था, पर तुमने सब संभाल लिया। सिसिलिया ने बताया कि बेल टावर का इंसिडेंस अब नोबल के बीच जल्दी फैल रहा है। हमारे सपोर्टर्स भी धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहे हैं। कार्लाइस ने सर हिलाकर कहा, अच्छा है। सिसिलिया ने बताया कि पैलेस के अंदर हमारे इन्फॉर्मेंट्स के जरिए कई लोगों को मिसलीड करने का काम आसान किया है। तभी गिल्स राफेल तेज कदम लेते हुए दौड़ा आया। एक खत कार्लाइस को दिया। इंपीरियल फैमिली ने एम्पायर के कानून बदल दिए। आज सुबह रिवीजन आई। कार्लाइस ने पत्र को जोर से पढ़कर बोला, अगर इंपीरियल फैमिली को तुम खतरा लगते हो, बिना किसी एक्ट या प्रूफ के भी तुमको ट्रेजन माना जा सकता है। ये कानून पूरी तरह से अत्याचारी है। अगर ये लागू हो गया तो मुझे एग्जाम्पल के तौर पे फांसी देने का बहाना मिल जाएगा। गिल्स गुस्से में बोल पड़ा, ये लोग ऐसे कैसे कानून बदल सकते हैं? ये डर की राजनीति है, सबको दबाने के लिए। कार्लाइस ने थोड़ा सा ठंडा सांस लिया। इसकी उम्मीद थी। वो खिड़की की तरफ चला गया, नीचे खड़े सैनिकों को देखता हुआ। देखो, जो सेना हमने इकट्ठा की है, एम्प्रेस जब इन्हें देखेगी तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। उसने साथी लोगों की तरफ मुड़कर कहा, अब चिंता करने का वक्त नहीं है। ये सब बस दुश्मन और गद्दारों की तरह नजर आते हैं जो धर्म के नाम पे हुकूमत संभालना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे हम इन महल में बैठे गद्दारों के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। कार्लाइस ने अपनी सेना के सामने घूमकर कहा, सब नोबल फैमिलीज के नाइट्स जो हमारे साथ है उन्हें इकट्ठा करो। हम सीधा आगे मार्च करेंगे। उसकी टीम
उसके सामने खड़ी थी, तैयार, मजबूत और समर्पित। ये वो रात थी जो पूरे एम्पायर की नींव हिला देने वाली थी। उस रात एक फूलदान जमीन पर गिरकर टूट गया। चांदनी की रोशनी महल के कोने कोने तक फैल गई, ठंडी दीवारों पर लंबी परछाइयां बन गई। गैब्रियल बिल्कुल थक कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और गुस्से से चिल्ला पड़ा, साला, कहाँ छुपा हुआ है वो प्रिंस? क्या फायदा था कानून बदलने का अगर तोड़ने वाला कोई है ही नहीं? काश काउंटेस परवेज मेरी तरफ होती। ये कैसे हो गया? उसने मुझे क्यों नहीं चुना? कैसे वो कार्लाइस के साथ रह सकती है जब वो जानती है कि ये उसके लिए बर्बाद ही होगा? फिर उसने खुद से बोला, नहीं, काउंटेस परवेज ऐसी नहीं है। अगर वो मेरे साथ नहीं है तो गलती मेरी ही होगी। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। आखिर प्रिंस कार्लाइस में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? रूप, असर, ताकत? फिर धीरे से बोला, हाँ, ताकत। काउंटेस परवेज ने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा बैटलफील्ड में गुजारा है। उसके लिए कार्लाइस की ताकत ज्यादा जज्बाती होगी, तो मुझे उसके बराबर नहीं, उससे भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। गैब्रियल ने अपने हाथ जोड़कर डिवाइन पावर बुलाई। हवा उसके आसपास बिजली की तरह क्रैकल करने लगी। दर्द से उसका जिस्म कांप गया, पर वो रुका नहीं। काली ऊर्जा उसके चरणों तरफ घूमने लगी, जैसे कोई जिंदा साया हो। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आ गई। हो गया, वो धीरे से बोला, चाहे कार्लाइस कितनी भी सेना जोड़ ले, मैं ही जीतूंगा। और फिर काउंटेस परवेज समझेगी, मुझे चुनना ही सही फैसला था। मैं ही इस एम्पायर का असली राजा बनूंगा। थोड़ा और इंतजार कर, आशा परवेज। उसी वक्त आशा खिड़की के पास खड़ी थी, चांद को देखते हुए। उसके दिल में ख्यालों का तूफान चल रहा था। कल हमें प्रिस्ट गैब्रियल का सामना करना है। यह सच है कि वो पागल है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी हर बात गलत है। उसे वो दिन याद आया जब उसने गैब्रियल से पूछा था, तो फिर नोबल फैमिलीज का क्या होगा? और गैब्रियल ने जवाब दिया था, वो भगवान की सेवा में एक बेहतर जिंदगी पाएंगे। जो लालची है वो ईमानदार बनना सीखेंगे, और जो घमंडी है वो विनम्रता। आशा ने सांस छोड़ी। काश ये सब वाकई सच होता। अगर वो सही रास्ता चुनता तो कुछ मायने रख सकता था, लेकिन उसने अपने मकसद के लिए निर्दोष लोगों की बलि चढ़ानी चाहिए। मैं कभी माफ नहीं कर सकती बेगुनाहों को कुचलकर अपने विचार थोपने का जुर्म। उसने अपने हाथ कस के बांध लिए। और मैं कभी कार्लाइस से नफरत करती थी। मुझे लगा था वो साउथ की जंग के पीछे था, लेकिन वो तो उसकी गलती थी ही नहीं। तो मैंने ऐसा क्यों सोचा? क्या ये मेरी अपनी सोच थी, मेरी अपनी सो कॉल्ड प्रिजुडिस? तभी एक आवाज आई, आशा। वो घबरा गई और पीछे मुड़कर देखा। प्रिंस कार्लाइस वहां खड़ा था। क्या सोच रही हो इतनी गहराई से? उसने पूछा। घबरा रही हो क्या? आशा ने संभल कर जवाब दिया। ऐसा लगता है क्या आपको? कार्लाइस हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तुम आम तौर पर इतनी देर तक जागते नहीं हो। क्या तुम्हें कोई फिक्र है? आशा चुप रही। उसकी आंखों में देखती हुई सोचने लगी, जब वो पहली बार प्रिवोस्ट आया था, उसने कभी हमारे घर को नीचा नहीं देखा, बल्कि उन लोगों को उनकी औकात दिखाई जो हमारा मजाक उड़ा रहे थे। शायद मैं ही घमंडी और अंधी थी। कार्लाइस ने उसकी खामोशी देखी और फिर पूछा, आशा, क्या तुम कल के लिए परेशान हो? आशा ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से बोला, नहीं, वो बात नहीं है। बस ये रियलाइज किया है कि मैं काफी देर से बेवकूफी भरे ख्याल रख रही थी। कार्लाइस की नजर तेज हो गई। अब भी ये सोच रही हो कि मेरे साथ रहना सही है या नहीं? आशा ने सर झुकाकर कहा, कुछ हद तक हाँ। अब जब मुझे गैब्रियल के विचार समझ आ गए हैं, मुझे बस ये जानना है। वो उसकी तरफ सीधी मुड़ गई, आंखें उसकी आंखों में डालकर, योर हाइनेस, आखिर आप
किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। कार्लाइस कुछ पल के लिए चुप रहा, अपने ही ख्यालों में खो गया। जो चीजें मुझसे छीन ली गई, उनको वापस पाना, उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने मुझे इस हालत में डाला था। नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। उसकी आवाज नरम पड़ी जब उसने आखिर जवाब दिया। मैं जिसके लिए लड़ रहा हूँ वो हमारी जिंदगियां है, ताकि हम बराबरी से, अमन से जी सके। सच बताओ तो कभी मैं तब सिर्फ गुस्से में भी चाहता था, ताकि कोई मुझे फिर से सिर्फ एक जंग का कुत्ता ना समझे। जब मेरा टाइटल क्राउन प्रिंस मुझसे छीन लिया गया तो दिल में गहरा गम था। मैं बस तबाह करना चाहता था उन सबको जिन्होंने मुझे तकलीफ दी। वो रुककर हल्का सा मुस्कुराया। फिर मैं तुमसे मिला, इस सूखे और सुनसान इलाके में। मैंने प्रीवोस्ट के लोगों को देखा, तुम्हारे लोगों को। फिर भी उम्मीद से भरे हुए मैं तुमसे और तुम्हारे लोगों से बहुत कुछ सीखा हूँ। शायद इसी वजह से मैं बदल गया हूँ। आशा का दिल धड़क उठा जब वो सुन रही थी। कार्लाइस ने आगे कहा, अब मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे समझ आ गया है। मैं डर रहा हूँ एम्परर बनने के लिए, क्योंकि अब मुझे उस जिम्मेदारी का एहसास है। इसीलिए अगर मुझे एम्परर बनना है तो मुझे तलवार लेकर मैदान में खड़ा रहना पड़ेगा। आशा थोड़ी परेशान सी हुई। तो इसका मतलब अगर तुम विजय पाओगे भी, तुम्हारे आगे बहुत कठिनाइयां होगी शासक के रूप में? उसने पूछा। उसका चेहरा पक्का हो गया। मुझे लगता है यही मेरा मकसद है। आशा हैरान रह गई। क्या सच में प्रिंस इतना बदल गया है प्रीवोस्ट के चलते, जैसे मैं उसके वजह से बदली हूँ? कार्लाइस ने उसकी झिझक देखी और बोला, मुझे मालूम है, ये मानना मुश्किल है। मेरे जैसे आदमी से ऐसे अल्फाज सुनना भी अजीब लगेगा। आशा ने सर हिलाया। नहीं, सच्ची बात यह है कि इससे मुझे तुम पे और ज्यादा भरोसा हुआ। मुझे यकीन है तुम अच्छे एम्परर बनोगे। योर हाइनेस, क्या मैं साथ रहूं? उसने फिर पूछा। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। कार्लाइस की आंखें नरम हो गई। लेकिन फिर आशा ने एक सवाल रखा। वो गहरी सांस लेकर पक्के अंदाज में बोली, कल मुझे एक दरखास्त है। कल मुझे यूनिट के साथ लड़ने दो। कार्लाइस की आंखें थोड़ी सी चमकी। क्या? वो फिर जोर से बोली, कल मुझे यूनिट में शामिल करने की इजाजत दो। कार्लाइस रुक गया। लेकिन तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, आशा ने विनती की। मुझे कई रातों से उस जंग के सपने आते हैं जब मॉन्स्टर्स और बारबेरियंस कैसल में आए थे और मेरे लोग मेरी आंखों के सामने मर गए। मैं उनका बदला लेना चाहती हूँ। ये मेरी आखिरी दरखास्त है। कार्लाइस चुप रहा, फिर बोला, बस एक बात का वादा करो, तुम किसी भी हाल में नहीं मरोगी। जो विरोध तुम खुद से कर रही हो, उससे प्रीवोस्ट के लोगों को वो उदासी दोबारा महसूस ना करनी पड़े। समझी? आशा ने सख्त इरादे से जवाब दिया। कार्लाइस ने कहा, तुम्हें यही वादा करना पड़ेगा। आओ पिंकी प्रॉमिस करते हैं। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अगर हम ऐसे वादा करें तो तुम्हें इसे पूरा करना होगा, चाहे कुछ भी हो। आशा ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, ठीक है, मैं जी कर रहूंगी। फिर दोनों ने अपनी छोटी उंगलियां जोड़कर पिंकी प्रॉमिस किया। आशा के मन में चल रहा था, सब कुछ इसी के बाद खत्म हो जाएगा। मेरा बदला और मेरे और प्रिंस का बीच जो रिश्ता है वो भी। तभी इंपीरियल पैलेस में मैथ्यूस का असिस्टेंट दौड़ते हुए कमरे में घुसा और चिल्लाया, योर मैजेस्टी, प्रिंस कार्लाइस ने अपने पक्ष में जो नोबल्स हैं उनको जमा कर लिया है। उनकी फौजें अब नॉर्थन गेट के बाहर खड़ी है। मैथ्यूस ने आलसी अंदाज में आंख खोली और बोला, क्या कह रहे हो? असिस्टेंट और तेज आवाज में बोला, मैं कह रहा हूँ गायब दरिंदे यानी ट्रेटर्स आबाद हो रहे हैं। वो हम पर हमला करने आ रहे हैं। मैथ्यूस ने गुस्से से आंख खोली। ट्रेटर्स? क्या वो मेरी जगह लेने आ रहे हैं? मैथ्यूस ने कहा, एम्प्रेस को जगाना पड़ेगा। असिस्टेंट ने कहा, वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहले से ही मौजूद है।
मैथ्यूज आलसी से चलते हुए बोला, माँ खुद ही संभाल लेंगी। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचा, सारे ऑफिशियल्स टेबल के पास बैठे हुए थे। असिस्टेंट ने आदर से कहा, द एम्परर आ गए हैं। बैट्रिशिया ने मैथ्यूज को ठंडी नजरों से देखा और बोली, इतने देर से क्यों जाग रहे हो? जल्दी ये चिट्ठी साइन करो पहले। मैथ्यूज ने उस पर साइन की और पैट्रिशिया पूछती है, और रॉयल गार्ड्स और बाकी अधिकारियों का क्या हाल है? असिस्टेंट बोला, वो रास्ते पर है, आ रहे हैं योर मैजेस्टी। पैट्रिशिया ने मैथ्यूज की नाकामी पर टिप्पणी करते हुए कहा, ये सब कितने सुस्त और नकारा आदमी है। मैथ्यूज गुस्से में पूछता है, माँ ये सब क्या हो रहा है? बटलर ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। पैट्रिशिया ने ठंडी आवाज में बोला, वो बोल रहा था कि कार्लाइल साथियों के साथ जमा हो रहा है। वो सब अब ट्रेटर्स बन गए हैं। मैथ्यूज चीख कर बोला, मुझे ये सब समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्या आपने मुझे कोई ड्रग्स दिए हैं ताकि मैं ये सब समझ ना पाऊँ? बैट्रिशिया ने कहा, अगर वो जीत गए तो तुम्हें उनका सर कलम करके उन्हें हराना होगा। तभी गैब्रियल ने बैट्रिशिया के कान में धीरे से फुसफुसाया, योर मैजेस्टी, ज्यादातर अधिकारी हमारे पक्ष में नहीं हैं। वो जो लोग बुलाए गए थे, लगता है वो दूसरे साइड के साथ हो चुके हैं। बैट्रिशिया ने चीख मार के कहा, वो धोखेबाज, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तुरंत ऐलान कर दो। मैथ्यूज हैरान हो गया, फिर थोड़ा गुस्से में बोला, मैं एम्परर हूँ, मुझे आदेश मत दो। बैट्रिशिया ने रुकते हुए कहा, अब समय नहीं है पढ़ने का, बस पढ़ के सुना दो। मैथ्यूज घबराकर बोला, ठीक है, मैं पढ़ रहा ही, लेकिन मुझे पहले जानकारी चाहिए। गैब्रियल बीच में आकर समझाने की कोशिश करता हुआ बोला, योर मैजेस्टी, समय कम है, कृपया ठंडा दिमाग रखिए। तभी बैट्रिशिया उस पर चिल्लाई, मैथ्यूज ये तुम कैसे कर सकते हो? तभी गैब्रियल ने हाथ रख दिया मैथ्यूज के सर पर। मैथ्यूज गुस्से में चिल्लाया, क्या कर रहे हो? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी सम्राट के शरीर को छूने की? गैब्रियल एक रिचुअल कर रहा था, डेविल ऊर्जा का इस्तेमाल करके मैथ्यूज को कंट्रोल करने की कोशिश। अचानक मैथ्यूज चुप हो गया। गैब्रियल सोचने लगा, शाबाश, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना हंगामा एक छोटी सी कोशिश से हो गया। लगता है किसी ने मेरी हरकत पकड़ ली, पर चलो ठीक है, बाद में उनको ध्यान से ब्रेन वॉश कर दूंगा। गैब्रियल ने कहा, योर मैजेस्टी, मुझे पता है आप प्रेशर में हो, लेकिन अब समय नहीं है घबराने का। अब हम एक नया एम्पीरियल कानून घोषित करेंगे। मैथ्यूज ने जोर से अनाउंस करना शुरू किया, मैं मैथ्यूज इवारिस्टो, बैट्रिशिया रॉबिन बॉन्ड इल इवारिस्टो, यहाँ पर नए समायोजन के साथ इंपीरियल कानून घोषित करता हूँ। जब सारे रूल्स पढ़ के खत्म हुए, उसकी आखिरी लाइन थी, सब इसे स्वीकार करें और माने। कमरा एकदम खामोश हो गया। वहाँ मौजूद सब लोग स्पीचलेस थे। दूसरी तरफ नाइट्स जमा थे और कार्लाइस उनके सामने खड़ा था। मैं माफी चाहता हूँ कि तुम्हें इतनी ठंड में लड़ना पड़ा। उसकी आवाज पक्की थी, पर मैं वादा करता हूँ, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। फिर वो आशा की तरफ मुड़ा, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, उसने जवाब दिया। ठंड नहीं लग रही? वो फिर पूछता है। वो मुस्कुराई, मैं प्रीवोस्ट की हूँ। कार्लाइस ने कहा, तुम्हारी हालत अब पहले जैसी नहीं है, तुमने काफी वेट लॉस कर लिया है। आशा ने कहा, नहीं, अब मुझे ठीक लग रहा है, मैं अब काफी फुर्तीला महसूस कर रही हूँ। कार्लाइस ने गहरी सांस ली, ताकत तुम्हारे शरीर में है, इसलिए अपने आप पर इतना आत्मविश्वास मत दिखाना कि तुम पहले की तरह ही हो, वरना मैं चिंता करने लगूंगा। फिर वो सोल्जर्स की तरफ मुड़कर बोला, अब जंग का वक्त हो गया है, सब ध्यान दो। उसने बोला, क्या हम ट्रेटर्स हैं? सभी नाइट्स ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। फिर कार्लाइस ने कहा, क्या हम बगावत कर रहे हैं? फिर सारे नाइट्स ने कहा, बिल्कुल नहीं। फिर कार्लाइस ने पूछा, हम वाकई में क्या है? नाइट्स ने बोला, हम एक रक्षक है, हम इस राज्य की रक्षा करेंगे भ्रष्टाचार, धोखेबाजों और बार्बेरियन से। फिर उन्होंने कार्लाइस की जय जयकार की।
तभी कार्लाइस ने हाथ उठाकर बोला, अभी मेरा नाम मत लो। उसने तलवार उठाकर कहा, हम तब तक ये नहीं बोलेंगे जब तक हम कायरो एम्पायर की गद्दी वापस नहीं ले लेते, जब तक हम देश को ट्रेटर्स और धार्मिक कल्टिस्ट के हाथ से मुक्त नहीं कर देते। तभी दरवाजे खुले और वो आगे बढ़े। नाइट्स आगे बढ़ने लगे डिसिप्लिन फॉर्मेशन में। कार्लाइस दुश्मन के फोर्सेस को देखता रहा। एक एनिमी नाइट आगे आया और बोला, कार्लाइस इवारिस्टो, ये संदेश लेकर आया हूँ। नए कानून के तहत अगर तुम इंपेरियल परिवार को धमकाओगे तो तुम्हारे खिलाफ फैसला लिया जाएगा। कार्लाइस मुस्कुराया थोड़ा। उन्होंने असली वजह छुपा दी, पहले के सम्राट की मौत की असल वजह को छुपा दिया और कानून बदल दिया अपनी मर्जी से। क्या तुम नहीं समझते कि यही लोग हकीकत में ट्रेटर्स हैं? वो नाइट गुस्से से हाथ मजबूती से बांधता है। ये कानून अभी के एम्परर की डायरेक्ट डिक्री है। अगर तुम इन्हें ना मानो तो कार्लाइस बीच में ही बोल पड़ा, मैंने सोचा था मैं मैथ्यूस को माफ कर दूंगा, पर अब मैं उसके साथ थोड़ा भी दयालुता नहीं दिखाऊंगा। नाइट्स का गुस्सा तेज हो गया। कार्लाइस फिर बोला, मैं तुम सबको आखिरी मौका देता हूँ। जो मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं अभी आगे आ जाओ। जो नहीं चाहते वो हमारे दुश्मन हैं। पर अगर तुम मेरे गुस्से का मुकाबला करने आते हो तो पहले मेरी दी हुई ब्लेसिंग को देखो, फिर फैसला करना। एक नाइट जो मैथ्यूस के आर्मी से था, उसने अपने साथियों से कहा, इस ट्रेटर की बातों में मत आओ। उसके पास जो भी ब्लेसिंग है वो हमसे जीत नहीं सकता। कार्लाइस का चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी आर्म फोर्ज मुझसे जीत सकती है? क्या तुम्हें लगता है गैब्रियल नॉक्स तुम्हारे साथ होने से तुम मुझे हरा दोगे? उसने तलवार उठाकर कहा, ठीक है, देखते हैं क्या वो मेरे शरीर पर एक भी निशान लगा पाता है। तभी मैथ्यूस की फौज से रोबर्टो आगे बढ़कर खड़ा हुआ। मैं प्रिंस कार्लाइस का साथ देना चाहता हूँ। उसके जहन में मैथ्यूस की तजलील की यादें घूम रही थी। ये मौका उसके लिए बदला लेने का था। कार्लाइस ने उसको पहचान लिया। रोबर्टो, जी हाँ, मैं ही हूँ। रोबर्टो ने हल्का सा झुककर बोला, काफी वक्त हो गया योर हाइनेस। कार्लाइस ने सर हिलाकर जवाब दिया, सुना है तुम्हें मेरे बेचारे छोटे भाई की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अब अच्छा फैसला लिया तुमने। फिर कार्लाइस ने घमंड से कहा, मैं एम्प्रेस को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवा सकता। इस मौके को मैं सिर्फ अगली 10 सेकंड के लिए खुला छोड़ूंगा। वो गिनना शुरू करने लगा, 1, 2। तभी एक नाइट ने बोला, इस धोखेबाज की बकवास मत सुनो। कार्लाइस ने एक ठंडी सांस ली और बोला, इनकी वजह से मुझे वक्त कम करना पड़ेगा। 9। उसने आगे गिना। दूसरी तरफ एनिमीज नाइट बैटल के लिए तैयार हो गए। कार्लाइस की फौज आगे बढ़ी और मैथ्यूस के कुछ नाइट्स झुकने लगे। कार्लाइस ने उनको ऑर्डर दिया कि जो लोग साइड बदल रहे हैं उनको पीछे रखो। हम बेवक्त उनका इंतजार नहीं करेंगे जो पहले अपने साथियों को ही काट रहे हैं। जंग शुरू हुई। कार्लाइस दुश्मनों के बीच लड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। मन ही मन बोला, तुम सब मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए इतनी मुश्किल क्यों पैदा कर रहे हो? एक एनिमी नाइट तलवार चलाते हुए बोला, एम्प्रेस का एक ही सच्चा बेटा है और वो ही गद्दी का हकदार है। तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो? कार्लाइस मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें लगता है क्या मुझे भी कोई शौक है उस औरत का बेटा बनने का? तभी उस नाइट ने उस पर हमला किया। कार्लाइस ने उसे आसानी से डॉज कर लिया और हंसते हुए वो बोला, मैं सोच रहा था तुम मेरा मजाक समझ जाओगे। तभी आशा ने कार्लाइस को रोक लिया। उसने कहा, इसे मैं संभालती हूँ, और आशा ने अपनी तलवार निकाली। तभी वो नाइट जो लड़ रहा था उनके साथ, वो बोला, औरतों का यहाँ क्या काम? तुम्हें डेकोरेशन बनाकर लाया है क्या? आशा ने एक तीखा हमला छेड़ा। पहले तो ये बताओ, तुम कैसे इतने बेअदब होके फ्यूचर एम्परर को ऐसे टैकल कर सकते हो? एक नाइट जो कार्लाइस के पास खड़ा था, उसने कहा कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी आप उन्हें कैसे लड़ने दे सकते हो? तभी कार्लाइस ने बोला,
वो ही संभाल लेगी उसे। आशा ने अपने अपोनेंट को कहा, तुम्हारी तलवार की ट्रेनिंग बिल्कुल बेसिक है और नाइट उसके कंटिन्यूस अटैक से जूझ रहा था। ये मुमकिन नहीं, एक औरत इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। तभी आशा ने फाइनल स्ट्राइक मारी। नाइट खून से भरा हुआ जमीन पर गिर गया। आशा ने ठंडे से बोला, क्या बकवास है, कितना बकवास फाइट करता था। कार्लाइस नजर घुमाकर देखा और तंज करके बोला, बस इतना ही कर सकते हैं हमारे इंपीरियल नाइट्स। तभी आशा बोली, ओह तो ये इंपीरियल नाइट्स थे। मेरा स्किल्स शायद इनसे ज्यादा ही है, बस उनके अटैक्स में हिम्मत नहीं थी। मैं उनके मकसद के पीछे की झिझक महसूस कर सकती हूँ। कार्लाइस ने कहा, सच में, क्या अफसोस की बात है। तभी और भी नाइट्स दौड़ते हुए आए। कार्लाइस को मालूम था, अच्छा तुम सब सच में आ गए हो। इंपीरियल पैलेस के और नाइट्स भी आके शामिल हो गए। उनके चेहरे पर हाई प्रीस्ट और एम्प्रेस की वफादारी लिखी थी। इन ट्रेटर्स को खत्म करो जो कायरो एम्पायर की इज्जत पे दाग लगा रहे हैं, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा। नाइट ने तलवार से हमला छेड़ा और कार्लाइस ने उसका मुकाबला किया। उन नाइट्स ने घमंड से कहा, तुम्हारी जो चाल उसे तुम ब्लेसिंग बोलते हो, वो हमारे खिलाफ असर नहीं करेगी। कार्लाइस ने तलवार मजबूती से पकड़ ली और बोला, तो तुम लोग भी किसी तरह की डिवाइन ऊर्जा रखते हो। क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ भगवान ही मुझे जिंदा रखे हुए हैं। नाइट्स गुस्से में बोला, भगवान हमारे साथ है, अगर सच में ब्लेस्ड हो भी फिर भी तुम जीत नहीं सकते। कार्लाइस ने तुरंत टॉन्ट किया, तो कोशिश करो। क्या तुम सोचते हो कि तुम प्रीवियस नाइट से आधे तक भी मजबूत हो। फिर कार्लाइस ने एक धमाकेदार स्ट्राइक मारा, बहुत जोरदार। उस नाइट को गहरा घाव लग गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत कैसी हो लगती है, कार्लाइस ने ठंडी लेकिन जज्बात भरी आवाज में कहा।